हेलो एवरीवन, जैसा कि आज आप टॉपिक देख सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। सही बताऊं तो दोस्तों, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। और आज मैं वही चेक करने वाला हूं कि आपके अंदर विजुअलाइजेशन की सीमा कितनी है, आप किस लेवल तक विजुअलाइजेशन आप रखते हो। तो आइए देखते हैं आप इस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। क्या आप इन दो टर्म से इंट्रोड्यूस हो चुके हो? पहला जो है इनैंशियोमर एंड दूसरा है ये कायरल। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। क्या आप इन इमेजेस को कोरिलेट कर पा रहे हो स्टीरियोकेमिस्ट्री से? कैसे ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं? क्या ये जो स्पेस में ओरिएंटेशन है अंकल का, कैसे ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं? आज यही सीखेंगे, आज इसको विजुलाइज करने वाले हैं हम पूरे लेक्चर के अंदर। और आपकी सीमा जो आपकी इस लेवल पे है विजुअलाइजेशन की, वो उस लेवल पे लेके जाएंगे। तो आइए स्टीरियोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में इतनी ज्यादा है ना, बस थोड़ा सा चेंज दुनिया इधर उधर हो जाती है। क्या आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखकर बता सकते हो कि ये दोनों सेम है या फिर डिफरेंट? ध्यान से देखो। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, इन दोनों के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क इनके अंदर इतना डिफरेंस क्रिएट कर देता है। वो फर्क कितना है आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। आईपैक नेमिंग करोगे तो वो भी सेम निकलेगी, क्योंकि एटम की कनेक्टिविटी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बट स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन के अंदर चेंज आने की वजह से इनके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। आप देखोगे कि अगर मैं इसके बीच में क्या कर दूं, मिरर रख दूं। क्या रख दूं? मिरर। तो आप देखोगे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। देख सकते हो आप आसानी से। बट ये अकेली मिरर इमेज नहीं है, इसके साथ साथ एक और टर्म इन्वॉल्व है, दैट इज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होती है, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होती है, एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आप इस हाथ से समझ सकते हो। ये हाथ अगर मैं घुमा के लेकर आता हूं, इसके ऊपर रख देता हूं, तो इस हाथ ने, ये जो आपके 5 फिंगर ने ये वाले 5 फिगर को क्या कर लिया, ढक लिया। दैट इज सुपर इंपोज कर लिया, क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा, आपको लग रहा है सिर्फ एक ही हैंड है जबकि वो 2 हाथ हैं, है ना। दैट इज सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अगर वो नहीं कर पाता, अगर मैं ऐसे लेकर आता, ऐसे रखता और ऐसे रखता, तो आपको साफ सीधी सारी चीजें दिख रही होती। दैट इज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो ये एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। तो आप बोलोगे मैं कुछ ऐसा करके, क्या आप इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उठा के ओरिएंटेशन डिफरेंट करके और लाके चिपका सकते हो और एक दूसरे में ढक जाए? तो आपके मन में आ रहा होगा क्या करें, इसको उठाए, घुमाए, घुमा के लेकर आएंगे, पीछे चिपका दूंगा, और पीछे चिपकाते ही ये क्या कर जाएंगे, एक दूसरे से सुपर इंपोज कर जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपकी सीमा जो विजुअलाइजेशन की उस लेवल पे नहीं है। क्योंकि अभी आपको महसूस दिलाता हूं, आप एक चीज नोटिस करो, यहां बेंजीन जो है वो अबव द प्लेन है और ये जो एस्टर है वो आपका बिलो द प्लेन है। ये कांटा बन रहा है और ये डार्क है, देख सकते हो आप, ये वेज है, ये डैश है, वेज अबव, डैश बिलो। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जब आप इसको घुमाओगे, मतलब इस चीज को उठा के, ये जैसे समझ लेना ये आपका स्ट्रक्चर है और बेंजीन इसके बाहर आ रहा है, एस्टर इसके अंदर जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, देख सकते हो बेंजीन ऊपर है, एस्टर नीचे है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपने क्या किया, बेंजीन अगर बाहर है और इसको ऐसे घुमाते हुए लेके आओगे, और घुमाने के बाद आप सोच रहे हो कि ये सुपर इंपोज कर जाएगा, अगर आप 2D में चलोगे तो ये सुपर इंपोज कर जाएगा। एक्चुअल में 3D देखोगे तो आपने देखा होगा बेंजीन यहां पर क्या है, अबव द प्लेन, और जब आप घुमा के लेके आए तो देखो ना कहां जा रहा है, वो बिलो द प्लेन चला गया ना। अबव द प्लेन कौन आ गया, एस्टर, जिसकी वजह से यहां पर आप नोटिस करोगे ये अभी भी अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन। और जबकि यहां जब आपने घुमाया तो कहां चला गया, बिलो द प्लेन। हमें क्या चाहिए, अबव, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करने वाले। दैट शोज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। और यही डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इनके प्रॉपर्टीज के अंदर इतना चेंजमेंट आ गया कि एक बन गया आपका पेन किलर एंड दूसरा बन गया आपका एंटी कफ एजेंट। तो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। एक और एग्जांपल लेके आया हूं आपको इंपॉर्टेंस समझाने के लिए, दैट इज अजवाइन एंड पेयरमिंट लीव्स। तो ये जो कारावाई सीड है वो आपका अजवाइन है, और जो आपका स्पेयरमिंट लीव्स है, ये दोनों एक तरीके से क्या है, आपके फ्लेवरिंग एजेंट है। तो एक का टेस्ट और दूसरे का टेस्ट में कितना डिफरेंस है,
एक आपका एज अ फ्रेशनेस देता है और दूसरा आपका अजवाइन का टेस्ट आपको आपने ले रखा होगा तो आपको आइडिया होगा। दोनों के स्ट्रक्चर्स, दोनों के केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने की वजह से इनके टेस्ट में इतना डिफरेंस आ जाता है। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। अभी भी नहीं समझ रहे क्या भाई साहब? आइए और ज्यादा डिटेल में लेके चलता हूं। इससे पहले आप नोट्स इस लेक्चर के डाउनलोड करने हैं तो यहां विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको लिंक, ठीक है। तो आइए इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने एंड इंपॉर्टेंस बताता हूं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो आइए इंट्रोड्यूस कराता हूं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो समझ में आ गया कि सारा खेल 3D का है, तो 3D ही समझने वाले हैं यहां पर। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट 3D, ठीक है यहां तक। एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, इस चीज को समझेंगे घास के आइडिया से। तो घास क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, आपको इंपॉर्टेंस अभी समझ में आ जाएगी। तो ये जो घास है, बकरी घास खाए तो नॉर्मल लगता ही नहीं लगता। अगर ऐसा हो जाए कि इंसान घास खाने लग जाए तो आप बताओ क्या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है? नॉर्मल तो ये, ऐसा क्यों नहीं होता? ह्यूमन जो इंसान है वो घास क्यों नहीं खाते? तो आपका एक एग्जांपल आएगा या आपका एक आइडिया आएगा कि भाई साहब ये हमसे डाइजेस्ट होती ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो रीजन क्या है? घास के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, एक मोनोमर से बनता है आपका पॉलीमर। तो घास के अंदर एक कंपाउंड होता है दैट इज सेल्यूलोज, और वो सेल्यूलोज एक ग्लूकोज से बना होता है जो कि एक सिंगल यूनिट है। समझ रहे मेरी बात? वो सेल्यूलोज हम ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बल्कि ये कर लेते हैं। हम क्या डाइजेस्ट कर पाते हैं? हम कर पाते हैं स्टार्च, जो कि पोटैटो और राइस के अंदर पाए जाते हैं। तो यही रीजन है, स्टार्च हम पचा जाते हैं, सेलुलोज पचा नहीं पाते। और जबकि एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, स्टार्च और सेलुलोज एक ही मोनोमर से बने हैं, जबकि बनने का सिस्टम, केमिकल फॉर्मूला, एवरीथिंग सेम है, फिर भी हम सेलुलोज पचा नहीं पाते, स्टार पचा पाते। ऐसा क्या सिस्टम है? दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये है आपका स्टार्च, ये है आपका सेलुलोज। आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, ये आपका ग्लूकोज एक मोनोमर यूनिट है, इसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, एक टाइम आएगा पॉलीमर बन जाएगा आपका स्टार्च। सेम ग्लूकोज को आपको रिपीट करते चले जाओगे, बस फर्क होगा बॉन्डिंग में, वो बॉन्डिंग क्रिएट कर देगी एक डिफरेंस, ये बन जाएगा आपका सेल्यूलोज। मतलब मोनोमर सेम, केमिकल फॉर्मूला सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट डिफरेंस इतना क्रिएट हो गया कि एक बन गया सेल्यूलोज, दूसरा बन गया स्टार्च। एक को पचा नहीं पाते, दूसरों को पचा लेते हैं। मतलब डाइजेशन में एक डाइजेस्ट हो जाता है, दूसरा नहीं हो पाता। फर्क क्या है देखो, नोटिस करो। आप एक बार नोटिस करोगे कि देखो ये जो है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक एक्सियल बॉन्ड है और दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड है। देख लो भाई, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होने की वजह से स्टार्च हमसे पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि सेलुलोज के अंदर दोनों क्या पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। अगर आप डिटेल में देखोगे, अगर जाओगे तो एक्सियल इक्वेटोरियल सब बताऊंगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है? बस टिके रहो। तो याद रखना, स्टार्च के अंदर एक एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है बॉन्डिंग, और इसके अंदर दोनों ग्लूकोज एज ए इक्वेटोरियल बॉन्डिंग करते हैं। बस यही फर्क है एक्सियल और इक्वेटोरियल का। इतने से डिफरेंस ने जिंदगी बदल दी कि स्टार्च आप डाइजेस्ट कर लेते हो, सेलुलोज नहीं कर पाते। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। बाकी कुछ लिखा है आप देख सकते हो, ज्यादा डिटेल में देखना है, ठीक है? एंड आगे बढ़ते हैं, आप डिटेल में अपने स्टीरियो आइसोमर्स को देखते हैं, एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। स्टीरियो का आइसोमर्स जो होते हैं वो डिफर ओनली इन द वे ऑफ एटम आर ओरिएंटेड इन द स्पेस। पहली तो बात ये, सब खेला ओरिएंटेशन का है स्पेस के अंदर, बस, ठीक है? स्टीरियोकेमिस्ट्री की आइडेंटिकल आईपैक नेम होती है, बट इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक टर्म है सिस और ट्रांस, जिसको आज के लेक्चर में हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। बस इन्हीं से आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को, स्टीरियो आइसोमर्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो, जबकि इन सभी की आईपैक नेमिंग सेम होती है हर किसी की, सिर्फ यही है एक चीज। तो आज हम इसको देखने वाले, इवन फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, ठीक है? यहां तक मामला सेट है। एंड 3D अरेंजमेंट होने की वजह से इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम आता है। तो आइए इस चीज को देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप कैसे सेम आ रहा है। सब कुछ सेम होने की वजह से फिर भी ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, हाउ, इस चीज को देखने वाले। ये देखो आपके पास एग्जांपल है एक, ये तो आप इस एग्जांपल को देखो, मैं पेन बदल लेता हूं, यस। देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखो, ये जो डार्क लाइन है ना, ये दैट्स दिस इज वेज, इसको हम बोलते हैं वेज। एक बार देख लो, छोटी छोटी बात है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लो। और एक होता है आपका डैश, इसको बोलते हैं डैश।
वेज बताता है अबव द प्लेन को। किसको बताता है? अबव द प्लेन को। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है। एंड डैश बताता है बिलो द प्लेन को। ठीक है, यहां तक मामला सेट है, कोई दिक्कत हो बता देना। अबव द प्लेन बिलो द प्लेन का मतलब होता है ये जो वेज, जैसे आपका ये प्लेन है, कोई प्लेन है, ये प्लेन है आपका, मान लेते हैं दिस इज द प्लेन, अबव द प्लेन वेज, बिलो द प्लेन डैश, खत्म कहानी। ये समझ में आ गया या नहीं आया क्या? तो आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक आपके क्या होते हैं, आपकी सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाते हैं। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूएंट ले रहा हूँ। तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन दो आपके सब्स्टिट्यूएंट है जो कि अबव द प्लेन है। अगर मैं ये 4 मेंबर्ड रिंग जो दिख रही है वो समझ लेना ये 4 मेंबर्ड रिंग स्क्वायर टाइप का है तो ये आपका रेक्टेंगल, बट समझना। तो यहां पर कॉर्नर पे एक ब्रोमीन ऊपर है, एक क्लोरीन ऊपर है, दोनों ऊपर है, दैट्स द अबव द प्लेन। और एक में क्या हुआ, एक में ब्रोमीन चला गया नीचे, क्लोरीन चला गया ऊपर। इतना ऊपर नीचे की हेरा फेरी की वजह से दोनों कंपाउंड का आइपेक्स नेम सेम होने की वजह से, सेम है, सब कुछ सेम है, बट स्पेस में ओरिएंटेशन की वजह से ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड बन जाते हैं। यही नहीं, आप इसको भी देख सकते हो। ये एक और एग्जांपल है, आपको महसूस दिलाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो ये देखो, यहां पर दो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड है, तो इसको बोलते हैं सिस। अभी हम इसको समझेंगे, देखो सिस और ट्रांस ही डिफरेंशिएट करते हैं। अभी मैं यहाँ वर्ड यूज करने लग गया हूं, धीरे धीरे आप इनसे इंट्रोड्यूस होने लग जाओगे, फेमिलियर हो जाओगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड है, दैट इज सिस, और दो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डिफरेंट साइड है। और एरियल डिस्टेंस, ये देखो इनका डिस्टेंस कितना पास पास है, इनका डिस्टेंस कितना दूर है, ये डिस्टेंस भी चेंज होने की वजह से इनके अंदर चेंजमेंट आ गई, तो इसको बोलते हैं ट्रांस। तो ये एक हो गया आपका सिस, दूसरा हो गया ट्रांस। इतने की वजह से इनके अंदर काफी कुछ चेंज आ जाता है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट, इनके डायपोल मोमेंट, एवरीथिंग इज चेंज। जबकि आप आईपेक नेमिंग करोगे तो दोनों की सेम पाओगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। देख सकते हो, महसूस कर लेना भाई साहब। एंड आगे बढ़ते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की सब डिवीजन को देख लो। सब डिवीजन बहुत प्यारी तरीके से समझ में आने वाली, क्योंकि मैं एक फंडो इमेज लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। यस, पहले आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री, डिफरेंशिएट होते हैं दो पार्ट में, आपकी होती है कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। क्या होते हैं कन्फिगरेशनल, क्या होते हैं कन्फर्मेशनल, आज से क्लियर हो जाएगा। जो आप कंफ्यूज रहते थे ना, वर्डिंग को रट्टा मार लेते थे, ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है, सब दूर हो जाएगी, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। यही इस चैप्टर की नींव रखती है। तो याद रखना, आज कन्फिगरेशनल का मतलब अभी यहां पे बता रहा हूं क्या होती है, नॉन इंटर कन्वर्टेबल, जिनको हम एक से इधर, उधर से उधर इंटर कन्वर्टेबल नहीं कर सकते, उनको इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो होते हैं आपके कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब कैसा क्या चीज बताना चाहता हूं वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में अभी क्लियर हो जाएगा। एंड कन्फिगरेशनल दो होते हैं, इनैंशियोमर, डायस्टियोमर। अभी स्टार्टिंग में इमेज दिखाई दी ना उन अंकल और उस बच्ची की, दैट इज इनैंशियोमर एंड डायस्टियोमर। ठीक है, एंड डायस्टियोमर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल। इतना सब कुछ दिखा दिया है, डरने वाली बात नहीं है। आज के लेक्चर में पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर को खत्म करेंगे, और यहां से आपके पीवाईक्यूज बहुत खतरनाक बनते हैं, और आएगा फाइल निपट जाएगी अगर देखा तो। आइए आगे बढ़ते हैं इसको। तो पहले इस चीज को समझेंगे, कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल एक्चुअल में होता कैसे, कैसी ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल है और ये इंटर कन्वर्टेबल है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले कन्फिगरेशनल क्या होते हैं, कन्फर्मेशनल क्या होते हैं वो समझो। तो कन्फिगरेशनल, पहले कन्फर्मेशनल को देख लो, स्ट्रक्चर दैट कैन बी इंटर कन्वर्टेबल सिंपली बाय रोटेशन। कुछ रोटेशन हो जाए, जैसे मैं हूं अभी, मैं दो पैर पे खड़ा हूं, मैं स्टेबल हूं, अगर मेरे को एक पैर पे खड़ा कर दो तो मैं हो सकता हूं, दैट इज द कंफर्मेशन, ये मेरी सेकंड कंफर्मेशन है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ये भी मेरी एक कंफर्मेशन है ना। बात आती है स्टेबल कंफर्मेशन की। तो जैसा आप इस कुत्ते को देख सकते हो, कुत्ता मतलब डॉग है ना, कुत्ता थोड़ा अजीब लगता है ना तो आप देखो ये चार पैरों पे खड़ा है, ये कंफर्मेशन है। वही कुत्ते ने डांस करके एक टांग पे खड़ा हो गया, ये भी इसकी एक कंफर्मेशन है। क्या इसको कंफर्मेशन बदलने के लिए अपने कुछ अंग तोड़ने पड़े क्या, अंग को भंग करना पड़ा क्या? नहीं ना, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट, अपने बॉडी को एडजस्ट करना पड़ा और काम हो गया। बट इनमें भी आती है, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। जबकि कुत्ता चार पैरों पर खड़ा रहेगा तो ज्यादा देर तक खड़ा रहेगा, स्टेबल होगी तो ये कंफर्मेशन स्टेबल होगी, ये अनस्टेबल होगी, कितनी देर तक खड़ा हो पाएगा?
कितना देर तक अपना ये जादू दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। तो समझ रहे हो? तो कंफर्मेशन इज जस्ट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो कंफर्मेशन समझ आ गया। कॉन्फ़िगरेशनल क्या होता है? यही कुत्ता चार पैरों पे खड़ा था, मैंने क्या किया, इसकी पूंछ काट के पैरों लगा दी, जो यहाँ पैर पूरे कंप्लीट दिख नहीं रहे, है ना, पूंछ पूरी कंप्लीटली दिख नहीं रही, और इसके जो पैर थे वो काट के यहाँ लगा दिया। तो कोई ब्रेकेज, तोड़ा फोड़ी हो जाए तो समझ जाना वहां पे क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन। ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति यहां से वापस यहां जा सकता है। अगर मैंने काट के यहां से वहां लगा दिया तो भाई साहब इंटर कन्वर्टेबल वापस तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो समझ आ गया कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। आइए आगे समझ लें, इसको डिटेल में देख लेना। तो कन्फर्मेशनल जो होता है वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड होता है। अब थोड़ी केमिस्ट्री पे आ रहे हैं, ये तो आपने डे टू डे लाइफ एग्जांपल से क्लियर कर लिया, यहां समझेंगे। और रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक चीज और बता रहा हूं, जैसे आपके कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कब बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है? तो आप देखोगे ये कार्बन है, इसकी लोबियरी, ये कार्बन है, इसकी लोबियरी, तो इसने क्या किया, सर से सर भिड़ा दिया, भिड़ाने के बाद ओवरलैपिंग हुई, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको गोल गोल घुमा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इंटर कन्वर्टेबल होते हैं आपके कन्फर्मेशन, जो कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही पॉसिबल हो पाता है। एंड जो नॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं वो आपके किस में पाए जाते हैं? आपके ब्रेकिंग से ही बन सकते हैं, जो कि आपके पाए जाते हैं आपके अंदर डबल बॉन्ड के अंदर, और दूसरा रिंग के अंदर। तो ये दो बात ध्यान रखना, एक डबल बॉन्ड और रिंग के अंदर पाए जाते हैं। डिटेल में अभी आगे वाले लेक्चर, मतलब आगे वाले लेक्चर में नहीं, अगले वाले स्लाइड में देखेंगे। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब डिपेंड करता है यहाँ पर आपकी किस पे, कॉन्फ़िगरेशन पे। मतलब यहाँ पे तोड़ा फोड़ी हो जाएगी अगर आपने कुछ ट्विस्ट करने की कोशिश करी, तो इस चीज को समझो। तो दिस आइसोमर रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। किससे बनेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब यहाँ तोड़ा फोड़ी पॉसिबल नहीं है, आप चाहते हो ट्विस्ट करके किसी और में कन्वर्ट कर दूं, नहीं हो पाएगा, रोटेशन ही यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। ये कौन सी चीजों में पॉसिबल है? एक तो आपका कौन हो गया, एक आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, रिंग स्ट्रक्चर, एंड दूसरा हो गया आपके डबल बॉन्ड। आइए डबल बॉन्ड को देखिए। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, कौन सी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और दूसरी होती है आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये देखो, तो आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसमें होता क्या है, एक बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। यहां तक मामला सेट है। तो ये सिग्मा बनता है हेड ऑन से, सर से सर भिड़ाने से, और पाई बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ये पी ऑर्बिटल है, और ये हो गया आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंपल दिखा रखा है, पाई ओवरलैपिंग देखो कैसे हो रखी है, देख लो, और ये नहीं हो रही। और आप चाहते हो इसको ट्विस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे CH3 एक साइड है, दैट इज सिस कन्फर्मेशन, सिस आइसोमर, यहाँ नीचे लिख भी रखा है। आप चाहते हो इसको गोल घुमा के मैं इसको ट्रांस बना दूं, सिस से ट्रांस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, जो कि नुकसान वाली बात है। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से ही ये सिस और ट्रांस में डिफरेंशिएट है। मतलब ये दो स्ट्रक्चर जो आप तोड़ा फोड़ी करके ऐसे कन्वर्ट कर दोगे ना, तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी में काफी डिफरेंस आएगा, डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, एवरीथिंग इज चेंज। तो जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कब, जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। वो किस किस में है, अभी देख लिया, डबल बॉन्ड टूट जाएगा अगर आपने रोटेशन करने की कोशिश की, तो एक डबल बॉन्ड के अराउंड और दूसरा साइक्लिक रिंग के अराउंड। आप रिंग को भी नहीं तोड़ सकते, अगर आप चाहते हो ये ऐसा ना हो के ऐसा हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक हो जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पे भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। अगर मानोगे ये चार बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो कोई ना कहीं तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी। तो एक दो चीज है, एक है आपका डबल बॉन्ड जो कि पाई बॉन्ड है, एंड दूसरा आपका साइक्लिक रिंग, सिंपल। तो इन दो का होना पॉसिबल है, मतलब होंगे तभी जीआई होगा, वरना नहीं होगा। यहां तक मामला सेट है। तो आइए जीआई को डिटेल में देखते हैं। तो आप बताओ जीआई किस किस में होगा, तो इन सभी को देख लेते हैं। तो कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो अराइजेस किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड रिंग। तो डबल बॉन्ड के केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये देख लो। आपकी अल्कीन हो सकती है,
कौन हो सकती है? अल्कीन। आपका ऑक्साइम हो सकता है, ठीक है, इन सभी को हम देखने वाले हैं, ठीक है। एंड आपकी इमीन सिस्टम हो सकती है, इमीन, ठीक है, इमीन। एंड अजो कंपाउंड में देखेंगे हम जीआई, एंड साइक्लिक सिस्टम के अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं सिस्टम के अंदर ही आपकी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। एक एक करके सभी के अंदर देखने वाले हैं। तो कंडीशन ऑफ जुपिटर में डिफरेंट ग्रुप। अब दूसरी, पहली कंडीशन तो ये थी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर, इनकी वेरिएशन हमने देख ली। इतनी सारी वेरिएशन है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली वेरिएशन हम देखने वाले हैं, अगर अल्कीन के अंदर देखा जाए तो मेन है डिफरेंट ग्रुप का खेला। जीआई आप कैसे पता करोगे अल्कीन के अंदर जीआई कब होगा कब नहीं होगा? उसके पीछे रीजन है, जो ये कार्बन है ना, ये जो कार्बन आपको दिख रहे हैं, ये जो कार्बन, इस कार्बन के अक्रॉस जो दो ग्रुप लगेंगे, इधर और इधर, दोनों कार्बन पे बात बता रहा हूं, दोनों कार्बन की बोल रहा हूं बात, ध्यान से रखना इस बात को। ये कार्बन पे ये दो ग्रुप लग रहे हैं, वो दोनों कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ये ही नहीं कि एक में ही डिफरेंट हो दूसरे में सेम आ जाए तो चल जाएगा, नहीं, दोनों में डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां पे दोनों में डिफरेंट है, इधर भी और उधर भी, तो यहां पर जीआई पॉसिबल है। यहां तक मामला सेट है? कोई दिक्कत हो बता देना। सेट है? बताओ इसमें जीआई पॉसिबल है? तो आप देखोगे ए पी दोनों डिफरेंट है, ए एंड बी दोनों डिफरेंट है। आप बोलोगे सेम है ना भाई साहब, कैसे? यहां पे भी ए बी, वहां पे भी नहीं, वो सेम हो जाएंगे तो चलेगा। एक कार्बन पे जो दो ग्रुप है ना, वो डिफरेंट होने चाहिए। ये और ये सेम नहीं है ना, जीआई पॉसिबल है। यही नहीं, इस पे भी चेक करो, ये और ये सेम है, भले ये दोनों यहां पे सेम दिख रहे हैं, पर इन कार्बन के जो दो ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। मेन ये पर्सपेक्टिव, कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके। तो यहां डिफरेंट, यहां पे डिफरेंट, जीआई पॉसिबल। यहां बताओ, यहां बताओ ए बी पॉसिबल। एक जैसी एग्जांपल ले लेंगे सारे में, कोई दिक्कत नहीं इस पे। हाँ भाई, मिथाइल एमी जो आपका वो क्या है? आपका मिथाइल ग्रुप है। क्या है आपका? मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल जो कि आपकी होती है CH3 ग्रुप, एंड H जो होता है आपका हाइड्रोजन होता है। तो एमी और H डिफरेंट है, दैट्स सोज जीआई पॉसिबल हो सकता है। एंड एक और चेक कर लो, इधर भी तो डिफरेंट है, भले ये दोनों सेम है बट डिफरेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा। इधर ये सिस थे, ये ट्रांस है, तो यहाँ पे भी जीआई पॉसिबल होगा। अच्छा ये बताओ इसमें जीआई पॉसिबल होगा या नहीं होगा? अगर मैं, ये एक्स है आपका, बताओ यहां जीआई पॉसिबल होगा या नहीं होगा? कैन यू गेस? बस जो बताए उसको लगाना, काम हो जाएगा। स्पेस के ओरिएंटेशन से घबराना मत, यही तो खेला है इसका, यही तो नींव है स्टीरियोकेमिस्ट्री की। बस उल्टा पुल्टा खेला खत्म, ठीक है। तो ये कार्बन के देख लो अक्रॉस दो ग्रुप जो हैं सेम आ गए, सेम ही तो नहीं चाहिए था, तो जीआई खत्म, दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक में भी सेम आ गया तो जीआई नहीं होगा, तो इसमें नहीं होगा, बाकी सब में होगा। और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, अलोक सीसी बॉन्ड केस 1, तो देखो एच सेम साइड तो सिस, बट एक कार्बन के अक्रॉस दोनों डिफरेंट होने चाहिए। यहां डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, जीआई पॉसिबल है। सेम यहां, ये वही है, एच सेम साइड, फर्क क्या हुआ है? इसको घुमा दिया, बट घुमाना पॉसिबल नहीं है ना, बट ये दोनों अलग स्ट्रक्चर है। आपको ये बताना है जीआई पॉसिबल है या नहीं है। इसमें देखो इस कार्बन के अक्रॉस दोनों डिफरेंट है, इसके भी अक्रॉस दोनों डिफरेंट है, दैट इज जीआई पॉसिबल है। यहां बता सकते हो, ये थोड़ा टिपिकल है, ये थोड़ा नया केस आया है जिसको आपको ध्यान में रखना है। कैसे रखोगे? यहां जो कार्बन है वो कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो आप क्या करना, इसके अंदर इसको ऐसे डिवाइड कर लेना। ये कर लिया मैंने, इसको डिवाइड। अब चेक करो ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है दोनों सेम है या डिफरेंट है? बताओ, सेम है या डिफरेंट है? दोनों डिफरेंट लग रहे हैं ना, यहां CH3 है, यहां CH3 गायब है, तो ये मतलब ये डिफरेंट है, और डिफरेंट ही तो चाहिए जीआई के लिए। क्या यहां डिफरेंट है? यस, CH3 और H डिफरेंट है, तो यहां जीआई पॉसिबल है। इधर चेक करके बता सकते हो फर्क है? भाई ये क्या घुमा दिया, इधर घुमा दिया, जबकि स्ट्रक्चर तो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे भी जीआई पॉसिबल है, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, और ये दोनों तो आपसी में डिफरेंट है। क्या इसको बता सकते हो? चलिए बताओ, वही खेला, डिवाइड करो,
ये और ये सेम आगे तो जीआई पॉसिबल नहीं है। ये लाख खत्म, सिंपल ये काम करना है। जीआई को देखने के लिए दोनों कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इधर डिफरेंट है, अगर वही डिफरेंट ग्रुप इधर सेम आ जाता है चलेगा, बट एक कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। मेन ये पर्सपेक्टिव है। क्लियर है यहां तक मामला? और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो अभी आएंगे। अलोंग C+N, जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ OH लगा दो तो ऑक्साइम, ऑक्साइम के अंदर देखने वाले हैं। ये कंपाउंड है, ऑक्साइम कहलाता है। तो ऑक्साइम के अंदर कैसे जीआई पॉसिबल हो पाएगा, तो ये चीज समझना। आप देखोगे ऑक्साइम के अंदर दो चीज आपको हमेशा मिलेगी। पहला OH ग्रुप एंड नाइट्रोजन का लोन पेयर। और जरूर नहीं है एग्जामिनर आपको लोन पेयर दिखाए, ठीक है। सारे क्वेश्चन PYQ में आए हैं, यहां से ध्यान रखना, हर एक चीज को ध्यान से समझते रहना। ये OH ग्रुप और आपका लोन पेयर फिक्स है, मतलब यहां पे तो दो ग्रुप। हाँ एक चीज और, लोन पेयर को एज अ ग्रुप माना है। ये दो ग्रुप डिफरेंट है, और डिफरेंट ही तो चाहिए, मतलब ये हमेशा फिक्स है, ये दोनों डिफरेंट होगी। आपको एक साइड देखना है, काम खत्म। इधर देखो H और Me अलग है, अलग है, तो ये यहाँ पर GI पॉसिबल है। Me इज CH3। कईयों को तो ये भी नहीं पता रहता, ध्यान रखना। जिसको नहीं पता तो ध्यान रख लेना, जिसको पता है तो अच्छी बात है। Me ET मतलब इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ठीक है। इथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 एंड CH2, और वो रिंग कहीं कनेक्टेड हो। यहाँ तक मामला सेट है। ये वाला भी देखो, ये तो डिफरेंट है ही है, ये दोनों सेम आ गए, जिसकी वजह से दिक्कत होगी, यहाँ GI पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसको देख के बता सकते हो, ये तो डिफरेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पे देखो, दोनों क्या आगे सेम, GI पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसको देख के बताओ, यहाँ Me है, यहाँ ET है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों डिफरेंट है, और ये तो डिफरेंट है ही, तो यहाँ GI पॉसिबल है। सेम यहाँ पर कोई कार्बन मेंशन नहीं कर रखा, यहाँ बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन यूज कर ली उसने, मतलब यहाँ पे एक कार्बन होगा, एक कार्बन, इसने एक बॉन्ड बनाया, बाकी 3 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि आपको लगा ग्रुप गायब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों सेम होने की वजह से GI पॉसिबल नहीं है, दोनों सेम होने की वजह से GI पॉसिबल नहीं है, दोनों एक जैसे ही ले लिए मैंने एग्जाम्पल देने के लिए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस। NN सिस्टम के अंदर देखो सेम वही खेला, ये और ये, बताओ GI पॉसिबल है नहीं है? दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, GI पॉसिबल है। सेम यहाँ पे भी डिफरेंट है, GI पॉसिबल है। यहाँ पे भी GI पॉसिबल है, यहाँ पे भी GI पॉसिबल, क्योंकि दोनों के केस में आप देखोगे डिफरेंट ही पाओगे। PH यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे GI पॉसिबल है। यस, केस 4 अलोंग सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लोअल्केन। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, इजिली समझना। इसको कैसे समझोगे? ये जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो कि आपकी साइक्लोप्रोपेन रिंग है, आप इस चीज को कैसे समझोगे? अगर आप साइक्लोप्रोपेन रिंग को देखोगे, देखना मेरी बात कैसे, मैं ले ही लेता हूं आपके लिए एग्जांपल, देखना। ये मैंने 3 मेंबर रिंग बनाई, ये आपकी 3 मेंबर रिंग है। कलर चेंज करता हूं जिससे आप प्रॉपर्ली देख पाओ। ब्लू कलर ले लिया, तो आप देखोगे यार यहाँ पे तो 3D दिखा नहीं सकता, कोई नहीं, हमारे पास एक 4 है। देखो 4 का एग्जांपल ले रहा हूं, पहले 4 का समझ लो, 3 का अपने आप समझ आ जाएगा। तो ये 4 जो ऐसा आपको दिख रहा है, देख पा रहे हो? देख लो, सेट है ना? इसको बस ऐसे घुमा रहा हूं, तो आप देखोगे एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर एंड एक कार्बन इधर, मामला सेट है। हुआ क्या? क्योंकि ये बर्फी की तरह टिल्ट है, तो मैं बर्फी बनाने के लिए इसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगा। टिल्ट हो गया, टिल्ट ऐसे दिखा रहा हूं, ये देखो टिल्ट है या नहीं है? अब क्या हुआ, इन दो ग्रुप पे ही एक कार्बन लग रहा है, वो ऊपर आ रहा है, इधर भी एक कार्बन लग रहा है, ऊपर आ रहा है, समझ रहे हो? और 2 H नीचे जा रहे हैं। अब इसको घुमा दूंगा, तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक इस साइड एक कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है। आपको क्या करना है, इसको मैं यही दिखा दे रहा हूँ, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, मैं इसको और इसको कनेक्ट कर रहा हूँ एक बॉन्ड से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक लाइन समझ ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको लाइन समझ लूंगा, और लाइन समझने से क्या होगा, ये एक लाइन बन जाएगी, CH3 ऊपर होगा एंड H नीचे होगा, CH3 ऊपर होगा एंड H नीचे होगा। और ये क्या है ना, एक तरीके से जब आप ऐसे रखोगे, कैसे ऐसे रखोगे, तो CH3 ऊपर, CH3 ऊपर। मैंने क्या किया, देखो ये आप अभी 2D में ऐसा देख रहे हो, तो आपको एक 4 मेंबर रिंग दिख रही है,
अगर मैं यही ओरिएंटेशन डिफरेंट करके ऐसे रखता हूं कि आपको 4 मेंबर रिंग दिख रही है, नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन दिख रही है, वही एक लाइन विजुलाइज कराई है मैंने। देखो मैंने क्या किया, इस 4 को एक लाइन से कनेक्ट कर दिया, तो आपको वो एक लाइन दिख रही है। यहाँ पे जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं ना, वो मैंने क्या किया, ऐसे घुमा दिए, तो आपको एक ये लाइन दिख रही है, देख पा रहे हो, तो वो वही लाइन बनाई है। तो समझ लेना वो CH3 और ये CH3 ऊपर है, HH नीचे है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो GI पॉसिबल है, इधर भी और उधर भी। सेम यहाँ पे लाइन कनेक्ट कर दो, H और CH3 अलग है, CH3 और H अलग है, दैट शोस GI पॉसिबल है। इजी है, याद रख लोगे, ठीक है। इसमें बता दो, इन दोनों पे सेम खेला। अभी तो 3 मेंबर रिंग समझ लेना, ये 3 मेंबर रिंग है, ऐसे दिख रही है, तो आपको 3 मेंबर रिंग दिख रही है, 1 2, ये समझ लेना यहाँ रिंग बन गई, यहाँ से एक रिंग कनेक्ट कर दूंगा, 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो अभी ऐसी दिख रही है, मैं ऐसा कर दूंगा तो आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी, लाइन दिखेगी, आप देख पा रहे होंगे शायद, लाइन दिख रही है आपको 3 मेंबर रिंग, नहीं ना, तो ये लाइन दिखेगी, तो इस लाइन पर नोटिस करो, तो मैंने यहाँ लाइन बना दी आपके लिए, ठीक है। तो लाइन जब बना दोगे तो क्या होगा, यहाँ CH3 ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा, CH3 ऊपर एंड H नीचे, तो आप देखोगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, GI पॉसिबल है। सेम यहाँ पे भी GI पॉसिबल होगा, समझ गए ना, जो विजुलाइज कराना चाहता हूँ, समझ गए ना, इजी है ना, सिर्फ लाइन का खेला खेलना। और केस 4 में शायद केस 4 था, क्या था, ये भी केस 4 है, ये केस 5 है, ठीक है। हाँ, C डबल बॉन्ड C के अक्रॉस, यहाँ C सिंगल बॉन्ड C के अक्रॉस था, वो भी साइक्लोएल्केन रिंग है, अब आ गई डबल बॉन्ड, वो रिंग थी बट डबल बॉन्ड नहीं था, वहां सिंगल बॉन्ड था, तो उसके अक्रॉस ऐसी सिस्टम रखना था। अब रिंग के साथ साथ आपके आगे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के केस में मैक्सिमम जो चांसेस है वो आपकी सिस अरेंजमेंट बनने के चांसेस होते हैं, ट्रांस नहीं बना सकते। सिस कैसे, जैसे आप देखोगे ना, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ऊपर ही लेके जा रहे हैं, दोनों ऊपर मतलब सेम साइड है, तो सिस, डिफरेंट हो जाए तो ट्रांस। क्या आप इसको डिफरेंट कर सकते हो, क्या तोड़ मरोड़ सकते हो, मरोड़ के नीचे ले जाओगे तो रिंग टूट जाएगी भाई साहब, कभी ट्रांस नहीं बनेगा। तो छोटे रिंग के अंदर ट्रांस पॉसिबल नहीं है, तो अल्कीन विद रिंग स्ट्रक्चर, तो अधिकतम केस है जो बनते हैं आपके, कौन से बनते हैं आपके, सिस कन्फिग्रेशन बनती है। सेम ये देखो ऊपर है तो पॉसिबल है GI, बट सिस। बड़ी रिंग के अंदर जैसे आप 6 मेंबर रिंग पे लेके जाओगे, तो ये तो बन गया आपकी सिस, देखो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ ऊपर और यहाँ एक H होगा, यहाँ एक H होगा, आप देखोगे ये कार्बन, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर GI तो पॉसिबल हो चुका ना, बट फर्क क्या है, यहाँ पर ये कन्फिग्रेशन जो है वो आपकी सिस है। उधर देखोगे मैंने यही 6 मेंबर रिंग को ट्विस्ट करके इसकी हालत खराब करके एट लास्ट 6 मेंबर रिंग बना दी ट्रांस पोजीशन पे। कैसे ट्रांस हुई, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस ये देखोगे इधर जा रहा है एंड ये अपोजिट जा रहा है, दैट शोज ट्रांस कन्फर्मेशन या कन्फिगरेशन, सॉरी, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होके ये क्या बन गई, अनस्टेबल। तो 6 मेंबर रिंग तक मामला अधिकतम स्टेबल बनना कोशिश करता है कि अपनी इस फॉर्म में स्टेबल रहता है, ठीक है। और इसकी फॉर्म और होती है साइक्लिक रिंग की, वो आगे जाके देखेंगे, आइसोमर्स को पढ़ाता हूँ तब बताता हूँ वहां पर, बट अभी तो स्टीरियोआइसोमर्स चल रहे हैं। तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। जैसे बड़ी रिंग आएगी तो वहां पे स्टेबिलिटी आती है, यहां तक मामला भी स्टेबल नहीं है। बड़ी रिंग जैसे 8 से ऊपर चले जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ 10 का, तो ये देखो 10 रिंग का एग्जाम्पल है, 10 कार्बन की रिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक साइड है सिस है और दोनों ग्रुप डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे H दिखाया है नहीं है, तो ये और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर GI पॉसिबल है, बट ये सिस है। आप यहाँ पे नोटिस करो यही है, बस तोड़ मरोड़ के, मैंने तोड़ा मरोड़ा नहीं, घुमाया फिराया है ना, और उसकी वजह से इनमें चेंजमेंट आया है। देखो इसके अक्रॉस ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यहाँ H है, यहाँ H है, GI पॉसिबल है, बट ये जो है ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होने की वजह से ये बन जाता है आपका ट्रांस। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी स्टेबल है, और अगर और बड़ी रिंग पे जाओगे तो ट्रांस पॉसिबिलिटी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, बट लोअर केस में, लोअर रिंग के केस में सिस ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है यहाँ तक मामला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन दे रहा हूं तो जल्दी से इसका आंसर कर दो मेरे को, मैं इसके लिए आपको देता हूं वो कर, यस, इसके लिए दे रहा हूं आपको 40 सेकेंड, स्टार्ट।
कर दो इसका आंसर। कर दो कर दो। बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड आउट ऑफ विच कैन सो जीआई। इसके लिए थोड़ा आपको बेसिक की आवश्यकता पड़ेगी। देखते हैं आपकी केमिस्ट्री कितनी मजबूत है और विजुअलाइजेशन भी, क्योंकि रटने से काम नहीं बनता, चीज़ों को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड और दे रहा हूँ इसके लिए। करने वाले अब कर गए होंगे, नहीं करने वाले टेंशन मत लेना, घबराना मत, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। एंड यस, अब करते हैं क्वेश्चन को। आप चीज नोटिस करो, पहले क्वेश्चन में ही गड़बड़ी कर बैठे होंगे कई, तो भाई साहब क्या कहेंगे, इस कार्बन से एक ये H ये H दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो जीआई पॉसिबल होगा। फंस जाओगे तुम। फंस कैसे जाओगे मैं बताता हूँ। आप एक चीज नोटिस करो, ये कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालोगे, ये निकलेगी sp2। क्या निकलेगी? sp2। इसकी भी निकालोगे sp2। sp2 मतलब प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर प्लेनर, समझ रहे हो? प्लेनर का मतलब अगर ये 6 मोमेंट रिंग मान के चल रहा हूं मैं, ये जो 6 मोमेंट रिंग मान के चल रहा हूं ऐसे, और इस जगह Cl लग रहा है, इस जगह Cl लग रहा है, तो वो Cl ऊपर नीचे ना होके कैसे है, प्लेन में है, ऐसे इसके साथ प्लेन में है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ऊपर नीचे का खेला ही खत्म। तो यहाँ जीआई तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें बताओ, ये तो भाई आपकी हेक्सागन है और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ना होने की वजह से बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये sp3 होगा। ऑब्वियस बात है, एक ऊपर एक नीचे होगा, है ना, sp3 में, क्योंकि यहाँ पे H होगा, तो यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि आप एक बॉन्ड कनेक्ट करोगे। भाई ये 6 मोमेंट रिंग मान लो, यहाँ पे Cl लग रहा है, यहाँ पे Cl लग रहा है, वो Cl ऊपर है मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ अबव बिलो नहीं बना रखा, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। Cl ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे भी Cl ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। एक कौन होगा, H होगा उसकी जगह, दूसरी की जगह, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ऊपर नीचे की कुछ भी। तो आप देखोगे अभी ऐसा दिख रहा है, अगर इसे ऐसे करोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, तो मैं वही एक लाइन महसूस कर पा रहा हूँ, और वो लाइन देखोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, Cl Cl एंड H। तो आप देखोगे ऊपर नीचे दोनों ग्रुप कार्बन पे आप देखोगे डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे जीआई पॉसिबल है, तो ये जीआई दे देगा। यहाँ पर इस अल्कीन वाले ग्रुप से ये H दिख रहा है आपको, देख पा रहे हो, और ये Cl, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे भी एक H एक Cl, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ ये जीआई दे देगा। कौन कौन दे देगा? 2 दे देगा, 3 दे देगा। इस पे देखो, यहाँ पर लोन पेयर आपको विजिबल नहीं है, लोन पेयर आप समझ लेना, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, दिखाया था ना NN का केस। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ जीआई पॉसिबल है। इसमें देखोगे यहाँ इंपॉर्टेंस है, आप देखोगे ये कुछ इस प्रकार से CH3 C, एक H इधर है, खोल दिया, फिर C और 2 CH3 ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं एक ही कार्बन से, और दोनों सेम आ गए। देखो CH3 का होल ट्वाइस मतलब दोनों सेम है, और सेम होने की वजह से ये जीआई नहीं देगा, ये नहीं देगा। इस पे आ जाओ, अल्काइन लीनियर ज्योमेट्री, ये तो नहीं देता, ठीक है, याद रखना। इस पे देखो H एंड CH3 अलग है, H एंड CH3 अलग है, ये देगा सेम। ब्रदर अल्काइन नहीं देगा, दोनों सेम है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड आउट ऑफ विच कैन शो जीआई। तो नंबर 1 होगा, वैल्यू पुट कर देना, ऐसा क्वेश्चन आएगा NET टाइप का, तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। NET भी पूछ सकता है, MCQ टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो जीआई। तो इसको भी करने के लिए आपको देता हूं मैं 40 सेकंड, तो कर दो। देखते हैं पिछले क्वेश्चन से आप कितना सीखे हैं भाई, बता सकते हो? कर दो कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो जीआई, कैन शो नहीं, कैन नॉट शो। इस वर्डिंग पे भी ध्यान देना भाई साहब, कई तो इसी में निपट जाते हैं एग्जाम में, कई को तो ये दिखता ही नहीं, कई को लगेगा पूछ रहा है कौन सा जीआई देगा, और आंसर एग्जामिनर पूछ रहा है कौन सा जीआई नहीं देगा। ऑप्शन सारे देता है, जो जीआई देता है और जो जीआई नहीं देता, और इन्हीं गड़बड़ी की वजह से आंसर कई और टिक मार देते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब मैं कर रहा हूँ तो सॉल्व सेम, इस कार्बन को लाइन मानो, क्योंकि
ऐसा दिख रहा है आपको 4 मेमोरी रिंग, ऐसे कर दूंगा तो आपको एक लाइन दिखेगी, वो लाइन वही है। तो एक Cl और एक Cl दोनों सेम आ गए तो भाई साहब Gi तो पॉसिबल नहीं है, तो एक ही आंसर है इसका, दिस इज ए। और को देख लेते हैं, सेम खेला। इसको देखो, ये CH3 ऊपर हो सकता है, इसकी जगह H नीचे हो जाएगा, यहाँ पे एक H होगा, तो CH3 ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो यहाँ Gi देगा, ये Gi देगा, इसलिए टिक मारो, आंसर आपका ये है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देख सकते हो, आप देखोगे ये 4 मेमोरी रिंग है, सारे CH3 ऊपर आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो नीचे कौन होगा, H H H, तो हर एक कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो ये Gi देगा। सेम यहाँ तीनों ऊपर है, तीनों हाइड्रोजन नीचे होगी तो ये भी Gi देगा, सिर्फ Gi कौन नहीं देगा, यही देगा, यही इसका आंसर होगा, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, सेम कर दो, 40 सेकंड, कर दो भाई साहब, कर दो। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच द Gi इज शोन बाय, कौन करेगा, गड़बड़ी मत करना, जिंदगी खराब कर दूंगा तुम्हारी। नहीं नहीं यार, आ जाओ, 10 सेकंड और कर दो। यस हो गया, दिस इज द ऑप्शन जिसको आप देख के बता सकते हो, सिंपल देख सकते हो यार, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम है, ये Gi नहीं देगा। सेम अगर इसको देखोगे, यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन सेम है, ये भी Gi नहीं देगा। यहाँ पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, H और Cl, मतलब एक H होगा एक Cl होगा, मतलब Cl अजीब बना दिया, घबराना मत, एक H होगा एक Cl होगा, अलग करके देखोगे तो यहाँ तो डिफरेंट हो गए, बट यहाँ देखोगे इसको तोड़ो, तो तोड़ोगे, तोड़ना ऐसे है बढ़िया से, जस्ट लाइक दैट, तोड़ोगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम आ गए तो ये Gi नहीं देगा। ऑप्शन एक लास्ट बचा, ये देगा। कैसे, यहाँ दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एंड इसको जब तोड़ोगे ये ग्रुप एंड ये ग्रुप डिफरेंट है, दैट्स व्हाट ये Gi, सिंपल है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं EZ नेमिंग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन देता ही देता है, क्योंकि यहां फंसती है। अभी तक सिस ट्रांस कर रहे थे, एक और नेमिंग आ गई आपकी EZ, तो आइए इस EZ को देखते हैं। इसको हटाता हूं थोड़ी देर के लिए। तो EZ नेमिंग को करने के लिए आपको सीनियर ग्रुप का पता होना जरूरी है। अगर आपके सीनियर ग्रुप मतलब बड़े लोग, अगर बड़े लोग सेम साइड में आ जाए तो वो होते हैं आपकी Z, सेम साइड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है आपकी Z, तो उसकी नेमिंग क्या कर दी जाएगी, Z, अगर सीनियर ग्रुप सेम साइड में हो। अगर Z मींस जुसबन, मतलब टुगेदर, एक साथ हो, दो सीनियर ग्रुप एक साथ हो तो वो Z होगी, मतलब टुगेदर जुसबन, एंड अदरवाइज E होगी। अगर वो सेम साइड नहीं हुए, डिफरेंट हुए, तो उसको बोलेंगे ये, एंड उसको बोलते हैं अपोजिट। सिंपल समझ आ गया, मामला सेम है। सारा खेला सीनियर ग्रुप का, सेम साइड तो Z, डिफरेंट साइड तो अपोजिट मींस E, तो EZ नेमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सीनियर ग्रुप को पहचानने के लिए आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी का पता होना चाहिए। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ही आपका सीनियर होगा। अगर दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप है वो सेम साइड आ जाए तो वो होगी Z, डिफरेंट आ जाए तो E, वही तो लिखा था भाई सब, सेम साइड एक साथ तो जुसमन मींस टुगेदर, वरना अपोजिट मींस E। क्लियर है, यहां तक मामला क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जांपल दे रखा है, ये C डबल बॉन्ड C है, इसके साथ एक Cl लग रहा है और इसके साथ Br लग रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, एंड एक H लग रहा है, यहाँ पे CH3 लिख रहा है। ये जो एग्जाम्पल है आप देखो, ये जो कार्बन है, इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन रखता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, अभी बता रहा हूँ, एटॉमिक नंबर के बेसिस देखा जाए तो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी को अलग से दिखा, इसकी अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। एंड इन Br और H में अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो दोनों एक साइड है, ये होगी Z। यहाँ पर आप देखोगे ये जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, अगर ये विजिबल है, हाँ विजिबल है, क्यों मेहनत करो, Br एंड Cl दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट होने की वजह से हाईएस्ट प्रायोरिटी, अपोजिट होने की वजह से ये कहलाएगी E कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर,
EZ करना बहुत ही सिंपल है, बट इसके लिए भी SIP CIP रूल है जो आप फॉलो करोगे तो आपके इजीली नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक जल्दी जल्दी से देख लेते हैं रूल नंबर 1। द ग्रुप विद द फर्स्ट एटम जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है हैविंग हायर एटॉमिक नंबर उसको सीनियर बोलेंगे। मतलब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो ग्रुप अटैच्ड है A एंड B, इन A और B में से जिनका एटॉमिक नंबर हायर होगा, जैसे मैं A का मान के चल रहा हूं, तो वो बन जाएगा हाई प्रायोरिटी ग्रुप या उसको हम बोलेंगे सीनियर मेंबर। क्लियर है? यहाँ तक वही चीज बोलना चाहता है। दूसरा, द हायर मास आइसोटोप्स इज द सीनियर। कभी कभार क्या हो जाता है कि सेम केसेस आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ये जो C डबल बॉन्ड C है उससे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड हो गया, एक ड्यूटोरियम कनेक्टेड हो गया। तो हाइड्रोजन और ड्यूटोरियम एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप्स है। तो जब आइसोटोप्स का केस आ जाता है जिसमें होता है एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मास नंबर 1 है, इसका 2 है, तो इसके केस में आप एटॉमिक नंबर से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी रखेगा, तब डिपेंड करेगा मास नंबर पे। तो मास नंबर के अकॉर्डिंग से ये वेटेज ज्यादा रखेगा जिसकी वजह से हाईएस्ट प्रायोरिटी ये बच जाएगी। तो पहला रूल ये लगाना, जब ना लगे तो दूसरा रूल ये लगाना। तीसरा, इफ द फर्स्ट एटम ऑफ अ ग्रुप आइडेंटिकल। अगर आपने देखा, देखो मेरी समझना, ये जो C डबल बॉन्ड C ये ग्रुप है, यहां से C कनेक्टेड है, यहां से भी C कनेक्टेड है, इससे एक और C कनेक्टेड है जो कि CH3 मान ले रहा हूं, इससे ऑक्सीजन कनेक्टेड, फिर एक H कनेक्टेड मान के चल रहे हैं। तो उसने बोला कि अगर फर्स्ट ग्रुप आइडेंटिकल निकल जाए, जैसे इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ग्रुप आइडेंटिकल निकल गई, तो इससे आप जज तो नहीं कर सकते, ना ही आइसोटोप्स आया, तो ये दोनों रूल तो गए भाड़ में। अब आप कैसे जज करोगे कौन सी सीनियरिटी रखेगा? तो इसके लिए यूज करेंगे ऑब्जर्व सीनियरिटी बाय यूजिंग सेकेंड एटम। जैसे C के बाद नेक्स्ट एटम कौन है? C ही है, इसके बाद नेक्स्ट एटम कौन है? ऑक्सीजन है। अब इन दो से डिसाइड होगा कौन सीनियर होगा, इनसे तो हुआ नहीं, फिर आगे बढ़े, आगे देखिए यहाँ कार्बन या ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर के केस में फिर दोबारा वही CIP रूल अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर फिर आइसोटॉप्स, समझ गए? अगर फिर दोबारा आइडेंटिकल निकलती है तो और आगे जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक मामला? तो इसमें इसके केसेस में ये जीत जाएगा। एंड यस, रूल नंबर 4 क्या करता है? टू असाइन द प्रायोरिटी ऑफ एटम दैट इज द पार्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, treat as a multiple bond as an atom as an equivalent number of singly bonded atom। इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है, इतनी लाइनों से घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये C डबल बॉन्ड C मान लेते हैं कोई अल्कीन से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ, ये दो ग्रुप अटैच्ड है, तो आप बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे? तो आप बोलोगे यार इस कार्बन से अटैच्ड है ये C, इससे भी अटैच C है, उससे नेक्स्ट अटैच है C, इससे भी अटैच C है, फंस गई कहानी, और आगे तो ग्रुप ही नहीं है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे इनके केस में? तो दो डबल बॉन्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसको खोलोगे तो एक C दो C, ऐसे आपको अपने हिसाब से मानना है। क्लियर है? और तीन डबल बॉन्ड का मतलब हो जाएगा 3C। तो बताओ कौन जीता? इसके पास दो लोग, इसके पास उम्मीदवार तीन तीन, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। सिंपल है ना? कर लेना, हो जाएगा। ऐसे ही C डबल बॉन्ड O के केस में क्या होगा? COO। समझ गए ना? इस प्रकार से खोलेंगे, अभी और सारे एग्जांपल करेंगे ना तो और मजा आएगा, सब समझ आएगा। तो वैसे मैंने आपको डीपली समझा चुका हूं, इजी है, सब चीज इजी हो जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आइए क्वेश्चन करिए। इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज E एंड Z। जल्दी 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूं एंड कर दो आंसर में। E एंड Z बताना है, बस CIP रूल को एक बार वापस देख लो, देखना चाहो तो, गड़बड़ी होगी कोई नहीं, हम आगे बढ़ लेंगे। ये रहा CIP, एक बार देखना चाहो देख लो, जल्दी से देख लो, ठीक है? मैं एक बार टाइमर वापस बंद करके चालू कर दे रहा हूँ, 40 सेकंड है, कर दो। कैसे डिसाइड करोगे E एंड Z? रूल ध्यान में रखो, काम हो जाएगा। जो मैंने बताया रूल वो वर्डिंग पे मत ध्यान रखना, जो बताया उसको लगाओ, ठीक है? देख लो आराम से देख लो। दस सेकंड हो रहा है।
यस, अब मैं करता हूँ। देख लो भाई, कैसे डिसाइड करोगे इस कार्बन के अक्रॉस, देखो दो डिफरेंट ग्रुप है। कैसे ई एंड जेड नेमिंग करोगे? तो आप देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो बताओ कौन जीता अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ एटॉमिक नंबर। तो आप देखोगे फिर कल बाहर आई कौन, आंटी। आंटी को मत देखा करो, इस पे ध्यान दो, क्लोरीन एंड ब्रोमीन को। तो आप देखोगे टोटल एटम जाओगे ना, साइज तो बढ़ता ही, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। इसका ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो इसकी वेटेज ज्यादा है। एंड CH3 की वेटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी है, तो इसलिए इसको बोलेंगे E। ले, इसको कैसे करोगे भाई? देखो C3H7 का मतलब होता है CH2 CH2 CH3, मतलब इससे ये जो ग्रुप अटैच्ड है वो इस प्रकार से अटैच्ड। तो बताओ इसमें कैसे डिवाइड, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे इसके बाद ये कार्बन है, उससे नेक्स्ट अटैच एक और कार्बन है, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। यहाँ पर ये है आपका मेन हरी उम्मीदवार, इसको वेटेज ज्यादा देंगे। आयोडीन हाइड्रोजन में आयोडीन जीत जाएगा, तो ये भी अगेन ई कंफर्मेशन। क्लियर है? समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए ना? तो एक और कर दो, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में, तो भाई अभी देखा ड्यूटेरियम की वेटेज ज्यादा, क्योंकि एटॉमिक नंबर दोनों के सेम, बट मास नंबर के केसेस में ये जीत जाएगा, यहाँ पे भी ये जीत जाएगा, दोनों डिफरेंट है इसलिए ई। क्लियर है? एंड इसको देखोगे यहाँ पे ये जीतेगा और यहाँ पे ये ना जीतेगा, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना भाई साहब। पहला मेंबर देखो, यहाँ से क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन, तो क्लोरीन की वेटेज ज्यादा हुई ना, आगे वाले क्लोरीन को मत देखना। यहाँ से कार्बन, कार्बन और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? क्लोरीन का, तो ये दोनों सेम आ गए, तो ये बन गया जेड। सिंपल है नहीं है मामला? सिंपल है या नहीं है? इजी है ना? चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर दो। यस, सेम 40 सेकंड दे रहा हूं वापिस। क्या बताना है? जेड आइसोमर, ठीक है, जेड आइसोमर को पहचानो इन चारों में से, इसलिए 30 सेकंड ही दूंगा, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें जल्दी जल्दी। तीन सेकंड और, 3 2 1। यस, अब करते हैं ये क्वेश्चन। इनमें देखो सेम ग्रुप, फ्लोरीन और क्लोरीन में वेटेज किसी ज्यादा, तो हो चेक कर लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, तो ऑब्वियस बात है क्लोरीन जीत गया फ्लोरीन से, तो इसकी वेटेज ज्यादा, जिसकी ज्यादा उस पर गोला लगा रहा हूँ, इसकी वेटेज ज्यादा, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे के अपोजिट है, तो ई। इसमें देखोगे आप C2H5 का मतलब होता है CH2 एंड CH3, यहाँ से एक ही कार्बन है, इसके आगे कार्बन के आगे कार्बन लग रहा है, तो इसकी वेटेज ज्यादा, इसको हटा रहा हूं मैं। क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन जीत जाएगा, तो अगेन ई, अपोजिट है ना, सिंपल है ना। इसको कैसे करेंगे? जेड पहचानना है, अभी तक ई आए हैं। यस, C2H5 मतलब दो कार्बन, एक इधर एक इधर, यहाँ पे एक ही है, तो अगर आप देखोगे जीत जाएगा ये। क्लोरीन और कार्बन, ये COH का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो आप एक चीज नोटिस करना, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है ये COH, अभी ये इसको खोल के हल दिख दिया है, घबराना मत। इससे डायरेक्टली अटैच है कार्बन, इससे डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन। आगे के ऑक्सीजन से कंपेयर मत करना भाई साहब, ठीक है? आगे के ऑक्सीजन से कंपैरिजन नहीं करना, आगे वाले ग्रुप से, वो अभी भी नहीं जीतेगा, बट ये क्लोरीन होने की वजह से जीत गया, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के अकॉर्डिंग क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ये ग्रुप बन गया आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो ये बन गया आपका अगेन ई। एंड ऑब्वियस बात है COH और COH एक साइड आगे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये बन जाएगा आपका जेड, तो इसका ऑप्शन चल जाएगा आपका डी। सिंपल है। एंड करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, इसके नीचे छिप रहा है कुछ? यस, कुछ छिप रहा है तो चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। यस, डू द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ई एंड जेड कन्फिग्रेशन, ई और जेड कन्फिग्रेशन बतानी है। पूछ रहा है ई है या जेड है, कर दो। ये थोड़ा भारी भरकम है, यहाँ से आपकी नॉलेज टेस्ट होगी, अभी तक सारे क्वेश्चनों का सार है, अगर ये कर दिया तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब आप सीख गए हो GI, ई जेड नेमिंग समझ गए, समझ गए? ठीक है, 10 सेकंड और दे रहा हूँ,
50 सेकंड्स हो जाएंगे आपकी। ज़्यादा ही हो गया। यस, अब मैं करता हूँ। इस अटैच सी, फिर एक CS3, इस अटैच सी ओनली, ये प्रायोरिटी में जीत चुका है आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया भाई साहब। यस, इसके केसेस में कैसे करोगे, यहाँ पर एक सी फिर दूसरा सी फिर CL, यहाँ पे एक सी फिर दूसरा सी, तो जीतेगा कौन, दोनों सी के कंपैरिजन में तो एक टाई हो जाएगा। फिर अगला ग्रुप क्या है, इससे अटैच 2H है, इससे अटैच 2H है, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा H है और इसके पास एक एक्स्ट्रा H की जगह CL है, तो कौन जीता, प्रायोरिटी में ये, तो दोनों सेम साइड है तो Z। सेम खेला ऐसे ही, CH3 और Br में ये जीत गया, सी के बाद सी के बाद सी के बाद सी, तो इतना घबराना नहीं है। तुम बोलोगे बड़ा ग्रुप है ये जीत गया, नहीं, इसके साथ डायरेक्टली अटैच सी है, उसके साथ डायरेक्टली अटैच क्या है आपका Br ग्रुप है, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि सी के बाद सी एटॉमिक नंबर में जीत जाएगा Br, ये हो गया आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी वजह से बन जाएगा ये E। ये वाला क्वेश्चन सेम खेला, यहाँ पे एक सी फिर सिंगल बॉन्ड, एक सी फिर एक और सिंगल बॉन्ड सी, तो 3 सी लग रहे सिंगल सिंगल सिंगल। आप एक चीज नोटिस करोगे, इसको खोलोगे तो ये जो ग्रुप है अटैच 3 सी लगातार कनेक्टेड है। इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, एक सी के बाद एक सी फिर इसके बाद एक सी, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इसमें कैसे कंपेयर करोगे, CH CH3 का होल ट्वाइस का मतलब होता है, इसको खोल रहा है यहाँ पर CH 2 CH3 ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक मामला सेम। इसके केस में क्या हो रहा है, ये CH2 है फिर आगे CH है और डबल बॉन्ड का मतलब है 2 C और। आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे जो नोटिस करो, ये जो कार्बन है जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो उसके अदर कार्बन से कनेक्टेड है फिर 2 कार्बन, तो ये जीत जाएगा प्रायोरिटी में, तो ये जीत जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा E। सेम यहाँ कर दो, इससे अटैच ये C, इससे अटैच ये C। अब युद्ध होगा ऑक्सीजन के केसेस, इस C के बाद डबल बॉन्ड है मतलब 2 O है, बोल दिया, इस C के बाद एक ही O है, तो कौन जीता, ये जीत गया, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, C के बाद Br, C के बाद C, ये जीत चुका है, ये बन गया आपका Z, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखना, शांति रखना, चीजों को समझना कैसे मैंने अप्रोच किया है, सेम वही अप्रोच रखोगे क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, ठीक है, मामला इजी है। आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ GI निकालना सीखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ PYQ बनता है, तो पिछला जो भी अभी तक पढ़ा है सभी जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कैसे करोगे, तो आपको कंपाउंड विद डिसिमिलर एंड्स, ये रूल लगेगा ऐसे कंपाउंड में जिसमें सिमिलैरिटी नहीं होगी एंड में, जैसे यहाँ पे CH3 है, वहां पर C2H5 है, मतलब CS2 CS3, ये डिसिमिलर एंड्स है, ये समझ आ गया। तो डिसिमिलर एंड्स का होना जरूरी है, उसके साथ साथ आपको स्टीरियो सेंटर का पता होना जरूरी है, समझिए। तो यहाँ पे एक कार्बन पे 2 ग्रुप जो लग रहे हैं और इधर भी 2 ग्रुप लग रहे हैं, तो ये एक बन गया स्टीरियो सेंटर, वही GI पहचान लिया तो समझ लेना अल्किन का अक्रॉस, तो वो बन जाएगा आपका स्टीरियो सेंटर, ये भी बन गया आपका स्टीरियो सेंटर, क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया ना। तो ये और ये दोनों स्टीरियो सेंटर हैं, तो अब क्या करोगे, तो यहां पर आप देखोगे कंपाउंड विद डिसिमिलर एंड्स, दोनों डिसिमिलर एंड्स हैं, तो पहले ये पहचानोगे और फिर देखोगे कितने स्टीरियो सेंटर है। तो अगर n बताता है आपका स्टीरियो सेंटर कितने हैं 2, तो फॉर्मूला लगा देना 2 की पावर n, n इज अ स्टीरियो सेंटर, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, आंसर आ जाएगा। इसके आंसर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। दूसरा रूल किस पे लगेगा, कंपाउंड विद सिमिलर एंड्स विद इवन स्टीरियो सेंटर, यहां पे ध्यान देना, यहां पर आपकी इवन स्टीरियो सेंटर है बट ये डिसिमिलर एंड्स के लग रहे हैं, इवन और ऑड दोनों में लग जाएंगे, ये वाला स्टीरियो सेंटर जब होगा तब लग जाएगा, बट डिसिमिलर एंड इसकी कंडीशन है, यहां पर इवन स्टीरियो सेंटर होने चाहिए विद सिमिलर एंड्स, सिमिलर एंड्स का केस है, तो कैसे लगाओगे, तो देखो इवन है, ये एक स्टीरियो सेंटर है, ये एक स्टीरियो सेंटर है, और
दोनों जो ग्रुप एंड वाले हैं वो सिमिलर हैं, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2, को ढंग से लिखता हूं, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ये लगा दोगे आंसर आ जाएगा। बस n की वैल्यू आप 2 पुट करो, 2 की पावर 2 माइनस 1 देखिए जो कि आएगी 1, 2 की पावर 2 बाई 2 जो कि आएगा 1, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, किसी की पावर जीरो, मतलब इसको रखोगे 10 की पावर 2 की पावर जीरो, दैट इज किसी की पावर जीरो क्या होती है 1, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा 3। सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट, कंपाउंड विद सिमिलर एंड्स विद ओड स्टीरियो सेंटर। अभी तो इवन था सिमिलर एंड के साथ, बट अब ओड आ गया सिमिलर एंड के साथ, तब फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो ये देखो, ओड कितने स्टीरियो सेंटर, 1 2 3, तीनों तीन वैल्यू जो होती है 3 ओड होती है, तो लगा दो। फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 है, देख लेना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से फॉर्मूला याद रखना। बस अब लगा दो, 3 लगाओगे हो जाएगा आपका, ठीक है। ये थे आपके 3 तरीके के जीआई के क्वेश्चन आते हैं जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जीआई की, इसके बाद आपका जीआई हो जाएगा खत्म, फिर हम चलेंगे ऑप्टिकल पे। तो आप देखोगे, आपने देखा होगा ये आपकी ई आइसोमर है, ये आपका ई नहीं जेड, क्योंकि दो हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड है, जेड यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड है तो ई। तो अगर मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा आपका सिस, ये बन जाएगा आपका ट्रांस, आया ना, यहाँ तक मामला सेट है। तो सिस और ट्रांस की कंपैरिजन करें तो डायपोल मोमेंट देखोगे सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, तो ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। असर्शन रीजनिंग हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं जीआई से रिलेटेड, तो हर एक एंगल से रेडी होना है। बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो इसका ज्यादा 1 का, मतलब सिस का ज्यादा ट्रांस से, सॉल्युबिलिटी भी सिस की ज्यादा ट्रांस से, एंड आप देखोगे मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की ज्यादा सिस से, ध्यान रखना, एंड स्टेबिलिटी भी ट्रांस की ज्यादा होती है सिस से। तो ये थी जीआई के कुछ टर्म्स जिनको ध्यान में रखने हैं एग्जाम में जाने से पहले। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर योर टाइम।